बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, बगावत पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से जमानत मंसूख करने की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। चेयरमैन PTI के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल इन दिनों अमरीका में हैं। लाहौर के एक निजी बैंक में 1.25 करोड़ रुपए से जायद की डकैती की वारदात। इसके मुतालिक अपडेट यह है कि इस वारदात की CCTV वीडियो इस वक्त आप अपनी जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। बरकी के इलाके में गुज़िश्ता रोज बैंक में 4 मुलजमान ने यह डकैती की वारदात की थी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद, बताएगा क्या मुलजिमान का अब तक कोई सुराग लगाया जा सका? देखिए, मुलजमान का तो अभी तक कोई सुराग नहीं लगाया जा सका। ये बहुत बड़ा वाकया पेश आया था कल बरकी रोड पर। ये बैंक डकैती का वाकया है जिसमें 1.5 करोड़ से जायद रकम 4 डाकुओं ने लूटी। और अभी ये जो CCTV फुटेज है ये हम तक पहुंची है। इसमें ये देखा जा सकता है जो 2 डाकू हैं उनके चेहरे जो है वो शनाख्त के काबिल है। अभी आप देख सकते हैं ये जो एक मुसल्ला डाकू नजर आ रहा है, इसने चेहरे पे कोई मास्क नहीं पहना हुआ, जबकि जो 2 डाकू इसके साथी थे उन्होंने मास्क और पी कैप पहनी हुई, जबकि 2 ने नहीं पहनी हुई थी। इन्होंने हमले को जाके अंदर ये माल बनाया, सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद किया और फिर कैश काउंटर से 1.5 करोड़ रुपया लूट कर बासानी फरार हो गए। पुलिस यहाँ पे पहुंची तो थी, उन्होंने यहाँ से फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया है। CCTV फुटेज की मदद से डाकुओं की तलाश भी जारी है, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकी। देखिए, पुलिस का हमेशा ये दावा होता है कि शहर में डॉल्फिन फोर्स, पीरूज फोर्स, थाने की पुलिस जो है वो गश्त कर रही होती है, नाके लगाए जाते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि एक अरसे के बाद लाहौर शहर में दिन दहाड़े ये बैंक डकैती का वाकया पेश है और किसी भी मुलजिम को इसमें गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अभी इस वाकये का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया और जो मुकदमा है वो बैंक के मैनेजर की मुदईर में दर्ज किया गया, जिसमें 395 की दफात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। IMF से मुतालिक खबर आपसे शेयर करें। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का 14 जून तक का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया है। स्टाफ लेवल मुआहिदा ताहाल ना होने के बायस पाकिस्तान का मामला इस शेड्यूल में शामिल नहीं है। मज़ीद जानेंगे अशरफ मलखम से। अशरफ मलखम, अपडेट कीजिएगा। जी, पाकिस्तान के हवाले से यही है कि शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम ना होने का मतलब है कि 14 जून तक पाकिस्तान का कोई केस कंसिडर नहीं होगा, जो हमारी एक उम्मीद थी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ IMF का प्रोग्राम जल्द हो जाएगा। तो उसमें जो 14 जून तक शेड्यूल है उसमें पाकिस्तान का कोई आइटम एजेंडे पे नहीं है, जिसमें स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हो जाएगा, उसको बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। जिसकी वजह हमारी इतला के मुताबिक यही है कि IMF ने जो टैक्स नंबर्स नए दिए उन पे कुछ तरामीम, उनपे अमेंडमेंट्स चाहिए। खासतौर पे रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट वो चाहते हैं 10,000 अरब रुपए तक कर दिया जाए। इसके अलावा सब्सिडीज के मसले पे उनको कुछ इतराजात हैं कि इसको रैशनलाइज किया जाए, इसको कम किया जाए। उस तरह जो हुकूमत की तरफ से सस्ता पेट्रोल की स्कीम थी उस पर भी IMF को कुछ इतराजात हैं। इस बायस कोई डेवलपमेंट नहीं है पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा होने की या 14 जून तक पाकिस्तान को कोई अच्छी खबर मिलने की। जी बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 28 फरवरी से आज तक केस की 6 समाअतें कर चुका है। फवाद चौधरी अब तक इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। मुआविन वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन थोड़ा इंतजार करे। वकील फैसल चौधरी पेश हो जाएंगे। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू हुई, लेकिन फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी इलेक्शन कमीशन में पेश नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने फवाद चौधरी को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 15 जून तक मुलतवी कर दी है। फवाद चौधरी को आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में पेश होने का हुक्म भी जारी किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को जेल में साबिक वजीर आला की सहूलियात फराहम करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने सुपरिटेंडेंट कैंप जेल को अहकाम जारी किए हैं। अदालत ने हिदायत जारी करते हुए दरख्वास्त निपटा दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी है। रशीद रिजवी ने दरख्वास्त वापस ली है। दौरान समाअत जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आर्टिकल 184(3) के मुकदमे में माजी में बहुत सारी चीज़ें हुई। पाकिस्तान स्टील मिल का केस भी आर्टिकल 184(3) के तहत सुना गया। अदालत के इलेक्ट्रिक की निजकारी के खिलाफ ये मुकदमा क्यों समाअत करे? जमात इस्लामी पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट में ही निजकारी का मामला उठाए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा
आर्टिकल 184(3) के तहत दी गई ये दरखास्त हुकूमत की मौशी पॉलिसी के खिलाफ है। जमात इस्लामी के वकील रशीद रिजवी ने कहा कि पार्लियामेंट फेल हो जाए तो फिर अदलिया का ऑप्शन बाकी रह जाता है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में कहा कि ऐसा ना कहें कि पार्लियामेंट नाकाम हो गई, पार्लियामेंट का एहतराम नहीं किया जाएगा तो क्या पार्लियामेंट नाकाम हो जाएगी। अदालत ने जमात इस्लामी की मामला मुतालिका फोरम पर उठाने की मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। वकील जमात इस्लामी ने कहा नेपरा और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट से रुजू करना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने दौरान समाअत जमात इस्लामी की सियासी इत्तेफाकी राय पैदा करने की कोशिशों की तारीफ की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपके क्लाइंट ने सियासी इत्तेफाकी राय पैदा करने की मुस्बत कोशिश की। अदालत के लिए मुमकिन नहीं कि इलेक्ट्रिक निजकारी की गहराई में जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने आज रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट कैसे कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी को मनसूख करें। सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, ऐसे मामलात नेपरा को जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मजीद रिमार्क्स दिए कि मौजूदा केस में जजेस ने कानूनी निकात को उठाया है। कितनी इन्वेस्टमेंट आई, क्या नताइज निकले, हम उसको नहीं देखेंगे। तजर्बे की बुनियाद पर कह रहे हैं चीज़ों को ख़त्म करना आसान जबकि इकट्ठा करना और बनाना मुश्किल होता है। अवामी मसाइल हल ना होने की ही वजह से के इलेक्ट्रिक की निजकारी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इकोनॉमिक इशूज से दूर रहने का कह दिया तो दूसरे फोरम्स भी ये कहेंगे बेहतर है इस दरख्वास्त को वापस लेकर मुतालिका फोरम पर जाएं। सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत शुरू हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद 5 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। आगे बढ़े दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम को पुलिस की वर्दियों में मलबूस अहलकार कराची में उनके घर से उठाकर ले गए हैं। अहल खाना के मुताबिक 2 पुलिस मोबाइल्स और डबल कैबिन गाड़ियों में अफराद आए और जुबैर अंजुम को ले गए। जुबैर अंजुम कराची के इलाके मॉडल कॉलोनी के रिहायशी हैं। जुबैर अंजुम के भाई वजाहत अंजुम ने जियो न्यूज़ को बताया कि पुलिस और सादा लिबास अहलकार असलहे के ज़ोर पर घर में दाखिल हुए, जुबैर का मालूम किया और उन्हें असलहे के ज़ोर पर साथ ले गए। वजाहत के मुताबिक अहलकार जुबैर अंजुम का मोबाइल फोन और पड़ोस में लगे कैमरों की DVRs भी साथ ले गए। वजाहत अंजुम का कहना था कि पुलिस वालों ने गिरफ्तारी की कोई वजह नहीं बताई। SSP कोरंगी ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए कहा पुलिस को जुबैर अंजुम की गिरफ्तारी से मुतालिक इतला नहीं। जिला कोरंगी के किसी थाने की पुलिस ने जुबैर अंजुम को गिरफ्तार नहीं किया। वाक़े से मुतालिक तहकीकात कर रहे हैं। जुबैर अंजुम की गुमशुदगी का इंदराज मॉडल कॉलोनी थाने में कर दिया गया है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे जुबैर अंजुम केस की तफ्तीश करें। रात से इस केस को देख रहा हूं, पुलिस ने जुबैर अंजुम को नहीं उठाया। अब ऐसी गिरफ्तारियां बंद होनी चाहिए, यह कहना है गवर्नर सिंध का। देखिए, मैंने कल खुद इस खबर को देखा है और मैं यहाँ तमाम ही लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनसे ये कहूँगा कि इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए और सामने आना चाहिए कि ये क्या वाक़या है, क्योंकि पुलिस ने जो मैंने आखिरी बयान देखा है उसमें कहा है कि हमने नहीं उठाया, कोई और कह रहे हैं हमने नहीं उठाया। तो ये सिलसिला मेरे ख़्याल से अब बंद होना चाहिए और कौन से ऐसे अवामिल हैं या नासिर हैं, तो इसमें मैं तमाम जो एजेंसीज़ हैं उनको ये कहूँगा कि इसकी पूरी तहकीक करें और जो कानून और आइन के मुताबिक चीज़ है उसको सामने आना चाहिए। मजीद अपडेट यह है कि पुलिस वर्दी पहने अफराद की जानिब से जियो न्यूज़ के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर जुबैर अंजुम को उठाने पर सिंध जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रैक्टिशनर्स कमीशन ने KUJ की दरख्वास्त पर हंगामी इजलास बुला लिया है। कराची प्रेस क्लब का वजीर आजम राना सनाउल्लाह, बिलावल भुट्टो, वजीर आला IG सिंध से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा भी सामने आया है। नैब ने फरज शहजादी और एहसन जमील गुज्जर को 8 जून को तलब कर लिया है। नैब ज़राए का कहना है कि नैब तहकीकात में फरज शहजादी और एहसन जमील के नाम 117 अकाउंट्स के इंकिशाफ पर तलबी का फैसला किया गया। मजीद तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अदनान मलिक से। अदनान, अपडेट कीजिएगा।
जी, फरद शहजादी उर्फ फराह खान और उनके शोहर एहसन जमील गुजर के खिलाफ नैब की तहकीकात में एक पेशरफ्त हुई है, जिसके तहत इन दोनों के नाम 117 बैंक अकाउंट्स होने का इंकशाफ हुआ है। मुल्ज़मान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आ गए हैं। बैंक अकाउंट्स में गुज़ार दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 4.5 अरब रुपए की मुबैना ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। नैब ज़राए का ये भी कहना है कि दोनों मुल्ज़मान के नाम मजमूई तौर पर 1.5 अरब मालियत की जायदादें पाई गई हैं, जबकि साल 2021 में मुल्ज़मा फरद शहजादी ने FBR को कुल 97 करोड़ रुपए के सासे जाहिर किए थे। फरद शहजादी और शोहर की मलकियत 10 कंपनियों का भी पता लगाया गया है, जो मुबैना तौर पर माली लेन देन के लिए इस्तेमाल हुई हैं। इसके अलावा जो है तहकीकात में तफ्तीशी टीम ने फरद शहजादी के लिए काम करने वाले जो है करप्शन का भी एक सुराग लगाया है, जिसके तहत कैश मुआयका मजमूई तौर पर 860 मिलियन की कैश ट्रांजैक्शन का एतराफ जिसके शवाहिद नैब ने हासिल कर लिए हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक फरद शहजादी ने एमएनएसटी स्कीम से फायदा उठाते हुए 50 करोड़ रुपए वाइट करवाए। एमएनएसटी स्कीम में 32 करोड़ रुपए मालियत की ज़रूरी पैदावार का असूल भी जाहिर किया गया, जबकि मुल्ज़मान की मलकियत कोई ज़रूरी अराज़ी थी ही नहीं। नैब तहकीकात में यह भी सामने आया कि फरद शहजादी और एहसन जमील गुजर के सासाजात में 3 साल के दौरान मजमूई तौर पर 420% जो है इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। मुल्ज़मान ने 2018 से 2021 के दरमियान 1 अरब से ज्यादा की जायदादें भी बनाई। ज़राए का ये भी कहना है कि फरद शहजादी और शोहर के नाम दुबई में एक लग्जरी फ्लैट का भी इंकशाफ हुआ है, जिसे FBR में जाहिर नहीं किया गया। फरद शहजादी और उनके शोहर डिफेंस लाहौर में 8 जायदादों के मालिक निकले, जिसमें कमर्शियल प्लाजा भी शामिल है। जी, और बहुत बहुत शुक्रिया अदनान मलिक हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। कोयटा में फायरिंग करके एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक को कत्ल कर दिया गया। मकतूल चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में पिटिशनर भी थे। पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट आलमो चौक के करीब वाक़या उस वक्त पेश आया जब अब्दुल रज़्ज़ाक अपने घर से गाड़ी में अदालत की जानिब जा रहे थे। पहले से घात लगाए अफराद ने उन पर फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। पुलिस सर्जन के मुताबिक अब्दुल रज़्ज़ाक शहर को 2 तरफ से 9mm पिस्टल से निशाना बनाया गया और उन्हें तकरीबन 15 गोलियां लगी हैं। वाक़े के खिलाफ वकला तंजीमों ने एहतजाजन अदालतों का बॉयकॉट कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने एडवोकेट अब्दुल रज़्ज़ाक के कत्ल पर इजहार अफसोस करते हुए नोटिस लिया और IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। सीनियर वकील अमानुल्लाह कुनरानी के मुताबिक अब्दुल रज़्ज़ाक साबिक वज़ीर आज़म चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में पिटिशनर भी थे। अब्दुल रज़्ज़ाक ने हाई कोर्ट में आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की थी। आइनी दरख्वास्त की समाअत कल यानी 7 जून को होना है। खैबर पख्तूनख्वा में 9 और 10 मई को पुरतशद्दुद वाक़यात के खिलाफ दहशतगर्दी के मज़ीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। दहशतगर्दी के दोनों मुकदमात ज़िला स्वात में दर्ज किए गए हैं। सूबे में दहशतगर्दी के मुकदमात की तादाद इस तरह 20 हो गई है। दहशतगर्दी के मुकदमात में नामजद मज़ीद 87 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की मजमूई तादाद 1197 हो गई है। लाहौर में इंसदाद स्मॉग प्लान के तहत दफ़ा 144 नाफिज की गई है। फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। इसकी तफसील हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, मजीद किन चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है? जी, जिले भर में इंसदाद स्मोक प्लान के तहत दफा 144 नाफिज हुई है और इसका नोटिफिकेशन जो है DC लाहौर राफिया हैदर ने जारी कर दिया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक जिले में फसलों की बाकियात जलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी और उसके साथ साथ जो जलाएगा उस पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। इसके अलावा कूड़ा करकट, टायर, प्लास्टिक, चमड़ा और पॉलीथीन बैग्स के जलाने पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां आलूगी का बायस बनती हैं, उन फैक्ट्रियों पे भी कड़ी नजर रखी जाएगी जहां पर टायर जलाकर जो है ईंधन के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भट्टे जो है जो ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल नहीं हुए, उन मालिकान के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। आलूदगी चूंकि शहर में बहुत ज्यादा है, इस वजह से आवाम की सेहत आमा के पेश नजर जिला इंतजामिया ने दफा 144 नाफिज की है। बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा में अपडेट करने के लिए।
बहरा अरब में बनने वाला हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। ये डिप्रेशन कराची के जुनूब से 1500 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक डिप्रेशन 18 से 24 घंटों के दौरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। समुद्री तूफान शिमाल और शिमाल मगरिब की जानिब हरकत करेगा। समुद्री तूफान से अब तक पाकिस्तान के साहिली इलाकों को कोई खतरा नहीं है। महकमा मौसमियात ने साइक्लोन वार्निंग सिस्टम के जरिए इसको मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इसकी मज़ीद डिटेल्स हमें प्रोवाइड करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ उनीबा ज़मीर शाह। इन दिनों कराची में गर्म और मरतूब मौसम का ये आलम है कि आप घर से ताज़ा दम होकर निकलते हैं और कुछ ही देर घर से बाहर गुजारने के बाद आप पसीने से शरबूर हो जाते हैं। इन दिनों कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जात 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रह रहा है। हवा में नमी का ज़ायद तनासुब होने की वजह से दर्जात को महसूस करने की शिद्दत 40 डिग्री सेंटीग्रेड या इससे ज़ायद महसूस की जा रही है। फिलहाल मौसम में बेहतरी का कोई इम्कान नहीं। एक और ख़बर हमारे पास ये है कि बहर अरब के जुनूब मशरिक में हवा का जो कम दबाव बना था वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करके डिप्रेशन बन चुका है। डिप्रेशन जो है वो समुद्री तूफान से पहले की स्टेज है। महकमा मौसमियात की जानिब से अलर्ट जारी किया गया है कि ये जो डिप्रेशन बहर अरब में मौजूद है ये कराची के जुनूब से तकरीबन 1500 किलोमीटर दूर है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी बताया गया है कि अभी जो हालिया सूरत हाल है इसके तहत इस सिस्टम से पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को कोई ख़तरा नहीं है। जबकि बैनुल-अक़वामी मौसमियाती तज्ज़ियाकार ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस सिस्टम को मॉनिटर करने की ज़रूरत है, ना सिर्फ मगरबी भारत को, ओमान को, बल्कि पाकिस्तान के जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर भी सिस्टम के जो इम्पैक्ट हैं उसके हवाले से इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल इसका ट्रैक वाज़े नहीं है कि ये किस तरफ जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी है। आइंदा आने वाले दिनों में ये पता चलेगा कि ये कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है और किन इलाकों को मुतासिर कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान के किसी भी साहिली इलाके को फिलहाल इस सिस्टम से कोई खतरा नहीं है। और अभी आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया है। साथ ये भी हिदायत भी जारी की हैं कि शाह महमूद कुरैशी को किसी और MPO के ऑर्डर के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने DC रावलपिंडी के 3 MPO का जो ऑर्डर था उसको कलअदम करार दे दिया है और शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म दिया है। साथ ये हिदायत भी जारी की हैं कि शाह महमूद कुरैशी को किसी और MPO ऑर्डर के तहत गिरफ्तार ना किया जाए। अदालत ने DC रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड जमा कराने की हिदायत भी नहीं की है। मजीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार से। शब्बीर, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नायब चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। शाह महमूद कुरैशी को किसी और MPO के ऑर्डर के तहत गिरफ्तार न किया जाए, ये कहा है अदालत ने DC रावलपिंडी के 3 MPO ऑर्डर को भी कलअदम करार दे दिया है। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी से किसी किस्म का श्योरिटी बॉन्ड भी जमा करने की हिदायत नहीं की। सरकार की तरफ से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल आबिद जुबैरी पेश हुए, जबकि शाह महमूद कुरैशी की जानिब से उनके वकील बैरिस्टर तैमूर मलिक और उनकी बेटी गौहर बानो कुरैशी अदालत में पेश हुए। जी बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर डार हमें अपडेट करने के लिए।